हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स जनवरी फर्स्ट वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 16th फाइनेंस कमीशन के एक कमेटी बनाई गई है और उसके चेयरमैन और सेक्रेटरी का नाम अनाउंसमेंट किया गया है। और इस न्यूज़ के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। आप ये द हिंदू न्यूज़पेपर का कटिंग देख सकते हो कि अभी रिसेंटली 16th फाइनेंस कमीशन की जो कमेटी है उनके मेंबर्स को सिलेक्ट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और उस कमेटी के अंदर कौन सेक्रेटरी है, कौन चेयरमैन है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहने वाला है, उसके बारे में हम इस न्यूज़ के अंदर देखेंगे। राइट, ओके। सबसे पहले तो फाइनेंस कमीशन के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है उसके बारे में देखें। अगर मैं फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 के अंडर में फाइनेंस कमीशन को बनाया जाता है। राइट, और फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1951 के अंडर में आर्टिकल 280 है। उस आर्टिकल के अंडर में फाइनेंस कमीशन का निर्माण होता है। राइट, जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन है वो सेटअप किया गया था 1951 के अंदर, और मेन ऑब्जेक्टिव था फाइनेंस कमीशन को बनाने का टू रिकमेंड द हाउ द टैक्स रेवेन्यू शुड बी शेयर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फाइनेंस कमीशन की, वो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है फ्रेंड्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जितना भी टैक्स रेवेन्यू आता है उसमें से स्टेट गवर्नमेंट को और यूनियन टेरिटरीज को कितना पैसा डिवाइड किया जाए वो कौन डिसाइड करता है? फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है। बराबर ना? तो 1951 के अंदर हमने पहला फाइनेंस कमीशन सेट किया था, और उसके बाद हर फाइनेंस कमीशन का जो टेन्योर है वो 5 साल का होता है। वो आने वाले 5 साल के अंदर जो भी टैक्स रेवेन्यू आएगा उसमें से कितना पैसा सेंट्रल जो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज को मिलेगा वो कौन डिसाइड करता है? फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है। बराबर ना? आर्टिकल 280 कौन से एक्ट के अंडर में? फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1951 के अंडर में ये समिति का निर्माण किया जाता है। राइट, ओके। तो फ्रेंड्स अभी तक टोटल 15th फाइनेंस कमीशन की कमेटी बन चुकी है, और अभी जो फाइनेंस कमीशन का कार्यकाल चल रहा है वो 15th फाइनेंस कमीशन है, और ये 16th फाइनेंस कमीशन की बात चल रही है। बराबर ना? तो सबसे पहले तो 16th फाइनेंस कमीशन की अगर मैं बात करूँ तो उनकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी वो भी यहाँ पे डिसाइड किया गया है। तो सबसे पहला रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंस कमीशन की क्या होती है, जैसे मैंने आपको बात किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी टैक्स रेवेन्यू होता है, बराबर ना, उसमें से कितना पैसा स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को दिया जाएगा वो कौन डिसाइड करता है? फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है। बराबर ना? सबसे पहला प्राइमरी रोल तो ये रहेगा। सेकंड, कि स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज को कितना ग्रांट इन एड प्रोवाइड किया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पर्टिकुलर स्टेट को, पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरीज को कितना ग्रांट इन एड प्रोवाइड किया जाए, बराबर ना, वो भी कौन डिसाइड करता है? फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है। बराबर ना? थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, कि जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा इनकम और एक्सपेंडिचर का जो पूरा हिसाब है वो कहाँ पे रखती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर। उसी तरीके हर एक स्टेट का भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होता है, तो उसको सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करती है। देखो, एक तो फॉर्मूला होता है कि भाई फॉर एग्जांपल फाइनेंस कमीशन फॉर एग्जांपल उन्होंने डिसाइड कर दिया कि जितना भी टैक्स रेवेन्यू होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें से फॉर एग्जांपल 18% स्टेट गवर्नमेंट को और यूनियन टेरिटरी को देना है, तो ये तो फॉर्मूला के बेस से देना ही देना है कंपलसरी। लेकिन फॉर एग्जांपल कोई स्टेट गवर्नमेंट, कोई यूनियन टेरिटरी बहुत ही ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे डिजास्टर्स बहुत आते रहते हैं, तो फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन से उनको पर्टिकुलर स्टेट को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट उसका सफिशिएंट मात्रा में उसमें पैसा पड़ा रहे, बैलेंस पड़ा रहे, उसके लिए एक अलग से रिकमेंडेशन मिलता है। किसका? फाइनेंस कमीशन का, कि भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पर्टिकुलर स्टेट को एडिशनल इतना पैसा ज़्यादा देना है ताकि वो अपने लोगों का सर्वाइवमेंट कर सके। सिंपल, बराबर ना? ओके। उसके अलावा कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर में जो कंटिजेंसी फंड बनाया गया है उसमें कितना पैसा डालना है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से कितना पैसा
डिजास्टर को मैनेज करने के लिए डालना है, वो भी कौन रिकमेंड करता है? फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है, बराबर ना। तो अगर मैं बात करूँ, ये जो फाइनेंस कमीशन की जो कमेटी अभी गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की गई है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी टैक्स आया है उसमें से कितना स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को प्रोवाइड किया जाए, वो सभी के लिए सेम होगा। सेकेंड, कितनी ग्रांट इन एड प्रोवाइड करनी है स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को, वो भी कौन डिसाइड करता है? फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है। थर्ड, कि एक पर्टिकुलर स्टेट को अपनी ज़रूरियात के अनुसार वहाँ पे किस तरीके की सिचुएशन है, लोगों की क्या हालत है, उसके अनुसार फाइनेंस कमीशन एडिशनल रिकमेंड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई उनको एडिशनल इतना पैसा दिया जाए, वो भी रिकमेंड कौन करता है? फाइनेंस कमीशन। और फोर्थ, कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर में डिजास्टर को मैनेज करने के लिए जो फंड है वहाँ पे कितना पैसा डालना है, वो भी कौन रिकमेंड करता है? फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है, बराबर ना। ओके, तो ये चार उनकी मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिनके लिए इनको बनाया जाता है। ओके, तो अभी हमने वो तो सीख लिया कि फाइनेंस कमीशन क्या है और उनकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। तो अभी ये न्यूज़ के बारे में हम समझते हैं कि अभी ये जो न्यूज़ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 16th फाइनेंस कमीशन को अभी सिलेक्ट किया गया है, उनके मेंबर्स को भी सिलेक्ट किया गया है। और ये 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन रहेंगे? अरविंद पांगरिया, जो पहले फॉर्मर वाइस चेयरमैन थे नीति आयोग के, बराबर। और ये फाइनेंस कमीशन के जो सेक्रेटरी है वो रंजनम पांडे, ऋत्विक रंजनम पांडे, जो पहले ज्वाइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, बराबर, वो इस कमेटी के सेक्रेटरी रहेंगे, बराबर ना। ओके, तो ये जो फाइनेंस कमीशन है उनका जो डिसीजन होगा कि भाई कितना पैसा स्टेट और यूनिट टेरिटरी को डिवाइड करना है, कितना ग्रांट प्रोवाइड करना है, राइट। तो ये सब उनके डिसीजंस कब से लागू होंगे? तो इनके डिसीजंस लागू होंगे फ्रेंड्स 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे, बराबर ना। लेकिन ये सब डिसीजंस जो लागू होंगे 1 अप्रैल 2026 से, बराबर ना, उनके लिए उनको पहले अपने रिकमेंडेशंस 31 अक्टूबर 2025 तक सबमिट करवाने होंगे। तो अभी 2 साल पहले ये कमेटी को बनाने का मेन उद्देश्य क्या है कि वो अपने रिकमेंडेशन 31 अक्टूबर 2025 तक सबमिट करे। फिर उनके रिकमेंडेशंस के ऐसे जो पूरे 5 साल का उनका जो टेन्योर होगा, वो उनके द्वारा जो भी रिकमेंड किया गया होगा कि कितना पैसा टैक्स में डिवाइड करना है, कितना नहीं करना है, वो पूरे 5 साल इम्प्लीमेंट होगा, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, चलो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली इसरो के द्वारा सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। इस सैटेलाइट के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बराबर ना। ओके, आप इस न्यूज़पेपर के हेडलाइन को देख सकते हो कि ये जो इसरो की द्वारा लॉन्च किया गया एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, उसका नाम क्या है? एक्सपोसैट। उसको अभी ऑर्बिट के अंदर पहुंचाया गया है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ब्लैक होल्स को, न्यूट्रॉन स्टार्स को ऑब्जर्व करना, बराबर ना। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो आप देख सकते हो कि इसरो ने अभी जो 1 जनवरी थी तभी ये सैटेलाइट को लॉन्च किया। और कौन से रॉकेट से लॉन्च किया? PSLV C58 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया, बराबर ना, राइट। और ये जो PSLV का 60th मिशन था, बराबर ना, जो इसरो के द्वारा अभी लॉन्च किया गया है। और इस ओके, अगर मैं इस मिशन के बारे में बात करूं, एक्सपोसैट PSLV C58 मिशन के बारे में, बराबर ना, तो द मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है टू स्टडी द वेरियस डायनेमिक्स ऑफ द ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे सोर्सेज लाइक द ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार्स, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियई, पल्सर विंड, बराबर ना। तो ये जो फिनोमिनन्स है जो स्पेस के अंदर उत्सर्जन जिनका होता है, वो फिनोमिनन को यहाँ पे स्टडी करने का प्लान है एक्सपोसैट का, बराबर ना। मैं आपको आगे डिटेल में समझाता हूँ किस तरीके से वो स्टडी करेगा। और इंडिया बिकम्स द सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर USA to launch a specialized astronomy observatory to study the black holes and neutron stars in our galaxy, बराबर ना, राइट। तो इंडिया मात्र सेकेंड कंट्री है आफ्टर USA, ध्यान रखना है, बराबर ना। ओके, जिसने ये स्पेसिफिकली इसलिए सैटेलाइट लॉन्च किया कि वो गैलेक्सी के अंदर जो ब्लैक होल्स है, न्यूट्रॉन स्टार्स है, उनके बिहेवियर को स्टडी कर सके, बराबर ना। चलो
तो इस मिशन के बारे में समझते हैं। ओके ओके तो अगर मैं इस मिशन के बारे में बात करूं फ्रेंड्स डिटेल में, तो ये मिशन इसरो के द्वारा क्यों लॉन्च किया गया है, बराबर ना। तो मेन ऑब्जेक्टिव है, this mission will be study the X-rays emitted by the phenomena in the space and their polarization from the Earth orbit, बराबर ना। तो जो फिनोमिनन की मदद से, जो घटना की मदद से स्पेस के अंदर जो एक्सरेज क्रिएट होते हैं, बराबर ना, उस एक्सरेज को स्टडी करने के लिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, बराबर ना। ओके अभी किस तरीके से इस एक्सरेज को स्टडी किया जाएगा, तो पोलराइजेशन का उपयोग करके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज़ किया जाएगा। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अभी अगर मैं बात करूँ ना, तो एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हुज वेवलेंथ इज 0.01 to 10 नैनोमीटर। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है कि इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विच इज वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बराबर ना। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, अभी देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर क्या होता है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है, बराबर। एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है, और दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर वो काम करते हैं, राइट। ओके अभी जैसे ही ये एक्स रेज जिस जो जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, बराबर ना, अभी जैसे ही वो कोई स्पेस के अंदर किसी एटॉम के साथ उनका इंटरेक्शन होता है, तो उस एटॉम में से फोटोन निकलते हैं, उस एटॉम में से इलेक्ट्रॉन और फोटोन निकलते हैं, वो एटॉम एनर्जाइज हो जाता है, बराबर ना। ओके उनको एनर्जी मिल जाती है, बराबर ना। ओके अभी एक्सरे खुद एक फोटोन भी है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि वो एक्सरे स्कैटर हो गया। फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सरे जा रहा था स्पेस के अंदर और रास्ते में उसने कोई एटॉम के साथ उसका कोई इंटरेक्शन हो गया, बराबर। वैसे एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, बराबर ना, राइट। उनका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, बराबर ना। ओके लेकिन जैसे ही वो कोई एटम के साथ स्पेस के अंदर उनका इंटरेक्शन हो, बराबर ना, वो एटम एनर्जाइज हो जाते हैं, बराबर। वो इलेक्ट्रॉन और फोटोन रिलीज करते हैं, और एक्सरे खुद फोटोन भी है। तो आपको ऐसा लगता है कि ये एक्सरे स्कैटर हो गया मतलब डुप्लीकेशन होता है एक्सरेज का, बराबर ना, जिसको बोलते हैं पोलराइजेशन, बराबर ना। तो इसके माध्यम से आपको समझ में आता है कि स्पेस के अंदर जब कोई दो ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या वेरिएशन हो रहा है, कोई कौन सी दिशा में मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, बराबर ना, वो आप स्टडी कर सकते हो, बराबर ना, राइट। तो स्पेस के अंदर जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है उसके मूवमेंट्स के बारे में आपको पता चल सकता है, बराबर ना, इस सैटेलाइट के माध्यम से, बराबर ना। तो ये मेन पर्पस है एक्सपोसेट को लॉन्च करने का, बराबर। ओके तो दो पेलोड के साथ यहाँ पे एक्सपोसेट को भेजा गया है। कौन कौन से पेलोड है, एक तो पोलिक्स। पोलिक्स क्या करेगा, वो एक्सरेज को स्टडी करेगा, बराबर ना। 40 एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज में से जो एक्सरे निकलेंगे स्पेस के अंदर उसको स्टडी करेगा पोलिक्स, और एक्सपेक्ट वो स्टडी करेगा कि एक्सरे का बिहेवियर कैसे चेंज होता है, बराबर ना। तो दो पेलोड के साथ यहाँ पे भेजा गया है एक्सपोसेट को, बराबर ना, इसरो के द्वारा, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा सैटेलाइट भेजा गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे, बराबर ना। ओके अगर मैं इसरो के बारे में बात करूँ तो चेयरमैन है सोमनाथ, एस सोमनाथ। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर। एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, 1969 के अंदर, बराबर ना। ओके तो आई थिंक न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अमेंडमेंट किया गया पेंशन रूल्स के अंदर, और अलाउ किया गया है फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट को टू नॉमिनेट हर चाइल्ड, बराबर ना। तो इसके बारे में बात करते हैं। ओके तो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस has amended the Central Civil Service Pension Rules 2021 to allow the female government servant or pensioner to nominate her child or children for the family pension in precedence to her husband। अभी क्या बोला गया है कि अभी तक क्या था फ्रेंड्स कि अगर कोई फीमेल पेंशनर है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, अभी तक ऐसा हो रहा था कि अगर फॉर एग्जांपल वो फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ हो जाए या तो परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए, तो जो नेक्स्ट पेंशन है वो किसको मिलेगा, उसके हस्बैंड को मिलेगा। अभी तक बाय डिफ़ॉल्ट ये रहा था, बराबर ना। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी क्या बोला है कि अभी एक पर्टिकुलर फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट या तो फिर पेंशनर वो
अपने हस्बैंड से पहले अपने चाइल्ड को अपने पेंशन का लाभ दे सकती है, बराबर ना। तो इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल्स 2021 में अमेंडमेंट किया गया और ये रूल को लागू किया गया है, बराबर ना। ओके ओके अगर मैं इस अमेंडमेंट के डिटेल्स के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो सिंपल भाषा में यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोई फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर होती है या तो फिर उसका ऑलरेडी पेंशन चालू है, तो वो अपने हस्बैंड से पहले अपने चाइल्ड को नॉमिनेट कर सकती है उसके पेंशन का बेनिफिट लेने के लिए उसके डेथ के बाद, बराबर ना। ओके तो अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट के चाइल्ड एलिजिबल नहीं है पेंशन के बेनिफिट को लेने के लिए, तो उनके विडोवर को ही पैसा मिलेगा, बराबर। अगर वो चाइल्ड माइनर है, डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी ऑफ माइंड है, तभी उनके विडोवर को ही पैसा मिलेगा, बराबर। विडोवर अभी अगर फॉर एग्जांपल माइनर चाइल्ड है, चाइल्ड विद द डिसऑर्डर है या तो फिर डिसेबिलिटी ऑफ द माइंड है, तो यहाँ पे अगर विडोवर गार्डियन है चाइल्ड का तो विडोवर को मिलेगा, और विडोवर गार्डियन नहीं है, बराबर ना, उस फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट ने उस पर्सन के साथ अगर डाइवोर्स ले लिया है तो चाइल्ड का गार्डियन कोई दूसरा होगा तो उस गार्डियन को पैसा मिलेगा, बराबर ना, समझ में आ रहा है ना। ओके और विडोर विद द चिल्ड्रन हु हैव अटेन्ड द मेजोरिटी बट आर एलिजिबल फॉर द फैमिली पेंशन, बराबर ना। तो अगर गवर्नमेंट सर्वेंट फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट का जो चिल्ड्रन है वो एलिजिबल है फैमिली पेंशन के लिए बेनिफिट लेने के लिए, तो उनको ही पैसा मिलेगा, वो विडोवर को पैसा नहीं मिलेगा, बराबर ना, राइट। ओके तो आई थिंक आपको इस अमेंडमेंट में समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, बराबर, ध्यान में रखना है। हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि जम्मू एंड कश्मीर बिकम द फर्स्ट इंडियन टेरिटरी टू इम्प्लीमेंट द प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, उसके बारे में बात करते हैं। और इस न्यूज़ को समझने से पहले पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है उसके बारे में समझे। देखो फ्रेंड्स, पीएम विश्वकर्मा योजना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था, पीएम मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम किसको बोलते हैं? जहाँ पे पूरा जो खर्चा है योजना के पीछे वो कौन उठाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है, बराबर ना। और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम कौन हैंडल कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई हैंडल कर रही है और सितंबर 2030 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। ये पीएम विश्वकर्मा योजना का मेन बेनिफिट है क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करना। किसकी? तो जो आर्टिजियंस है, जो क्राफ्ट पीपल है उनकी, बराबर ना। और ये स्कीम की टैगलाइन क्या थी? सम्मान सामर्थ्य समृद्धि। और यहाँ पे 18 अलग अलग ट्रेडिशनल क्राफ्ट बनाने वाले लोगों को यहाँ पे सपोर्ट दिया जाता है, बराबर ना, इस स्कीम के अंडर में। तो कौन कौन से टाइप के क्राफ्टमैन को यहाँ पे सपोर्ट मिलता है? वो ये 18 टाइप के लोगों को आपको याद रखना है। ओके और क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है? तो उनको जो भी इस स्कीम का बेनिफिट ले रहा है वो क्राफ्टमैन को लोन मिल सकती है, कोलेटरल फ्री लोन मिल सकती है। कितने लाख तक की? 3 लाख तक की, और कंसेशनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पे, बराबर ना। तो आपको पता ही है कि अभी लोन कितनी महंगी मिल रही है, और ऐसे समय में अगर कोई क्राफ्टमैन अपना कोई नया बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहता है तो कोलेटरल फ्री कोई चीज़ उसको गिरवे नहीं रखनी है, 3 लाख तक का वो लोन ले सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा? 5% पीएम विश्वकर्मा योजना के अंडर में, बराबर ना। ओके और उसके अलावा इंसेंटिव भी दिया जाता है कि अगर कोई डिजिटल ट्रांजेक्शन करता है, मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है इन लोगों को, तो वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को भी यहाँ पे इंसेंटिव दिया जाता है इस योजना के अंडर में, बराबर ना। तो टोटल 30 लाख फैमिलीज़ को यहाँ पे कवर करने का टारगेट है 5 साल के अंदर, 2023-24 से लेकर 2028 तक, बराबर ना। तो ऐसी योजना पीएम विश्वकर्मा योजना सितंबर 2030 के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी, बराबर ना। और अभी इसी योजना को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, बराबर ना। और जम्मू कश्मीर बना है फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू इम्प्लीमेंट द पीएम विश्वकर्मा योजना, बराबर, ध्यान में रखना है। तो इस न्यूज़ के अंदर कौन सा पहला यूनियन टेरिटरी बना जिसने पीएम विश्वकर्मा योजना को इम्प्लीमेंट किया? जम्मू कश्मीर। और आपको पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में पता होना चाहिए, बराबर ना, सिंपल। ओके चलो ओके हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली ब्रिक्स वेलकम्स ऑफ 5 न्यू मेंबर्स और सिग्नलिंग द ग्लोबल शिफ्ट, उसके बारे में बात करते हैं। ब्रिक्स ग्रुप के बारे में बात करते हैं, बराबर, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान में रखते हैं। ओके
सबसे पहले तो इस न्यूज़ को समझने से पहले ब्रिक्स के बारे में बात करें तो अगर मैं ब्रिक्स की बात करूं तो 5 कंट्रीज़ है इस ग्रुप के अंदर, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, बराबर ना। ओके। और ये 5 कंट्री का ग्रुप था और अभी उसमें 5 नई कंट्री ज्वाइन हो गई है, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया और यूएई। बराबर टोटल अभी इस ग्रुप के अंदर कितने मेंबर्स हो गए हैं? 10 मेंबर्स हो गए हैं, बराबर ना। ओके। और द एक्ट ऑफ इंडक्टिंग द न्यू मेंबर्स इनटू द ब्लॉक वाज डिसाइडेड इन द 15th ब्रिक समिट, जो अभी आयोजन किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ साउथ अफ्रीका इन अगस्त 2023। तो ये जब मीटिंग का आयोजन किया गया था 15th ब्रिक समिट का आयोजन साउथ अफ्रीका के अंदर उसके चेयरमैनशिप के अंडर में किया गया था, वहीं पे ये डिसीजन लिया गया। और अभी 5 से 10 कंट्रीज ब्रिक्स के मेंबर हो चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और अर्जेंटीना भी इंक्लूड होने वाली थी लेकिन वो किसी वजह से उसको इस ग्रुप में इंक्लूड नहीं किया गया है, बराबर ना। ओके। तो जैसे 2023 की प्रेसिडेंसी ब्रिक्स की साउथ अफ्रीका के पास थी, अभी 2024 की प्रेसिडेंसी किसके पास आएगी? रशिया के पास आएगी, बराबर ना। और रशिया ने ब्रिक्स समिट की जो थीम रखी है 2024 के लिए, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरिज्म फॉर द इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, ये थीम आपको ध्यान में रखनी है। और जो 16th ब्रिक्स समिट जो रशिया के अंडर में होने वाली है वो कजान रशिया के अंदर अक्टूबर 2024 में होगी, बराबर ना। तो यहाँ पे ये जो 5 कंट्रीज़ है, बराबर ना, उसमें से 2 ह्यूज पावर है, सऊदी अरबिया और यूएई, बराबर ना। तो ये 2 कंट्रीज़ के ऐड होने की वजह से, बराबर ना, जो साउथ एशिया है उसको बहुत सपोर्ट मिलेगा, बराबर ना। सऊदी अरबिया यूएई बहुत एक आप बोल सकते हो कि ये मिडल ईस्ट के बहुत बड़े मेजर पावर है, बराबर ना। तो इनके इंक्लूजन की वजह से साउथ एशिया का जो पार्ट है, बराबर ना, उनको बहुत मदद मिलेगी, बराबर ना। ओके। ओके, अगर मैं ब्रिक्स के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो इस ग्रुप का निर्माण सबसे पहले 4 कंट्रीज़ के द्वारा किया गया था। रिक्स उसका नाम था पहले। सितंबर 2006 ओके, सितंबर 2006 के अंदर इसका निर्माण किया गया था। सबसे पहले शुरुआत में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना थे, बराबर ना। ओके। अगर मैं ब्रिक्स ग्रुप की बात करूं फ्रेंड्स, तो शुरुआत में जब इसका निर्माण किया गया तब उसके अंदर मात्र 4 कंट्रीज थी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, बराबर। 2006 के अंदर उसका निर्माण किया गया और उसके बाद 2010 के अंदर साउथ अफ्रीका जुड़ा और नाम बना ब्रिक्स, बराबर ना। और एट प्रेजेंट ब्रिक्स के अंदर टोटल 41% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, 24% ऑफ द जीडीपी एंड 16% ऑफ ग्लोबल ट्रेड हासिल करने वाले कंट्रीज इस ग्रुप के मेंबर हैं। और अभी 5 से लेके ग्रुप के मेंबर कौन कौन बन गए हैं? 10 मेंबर बन गए हैं, बराबर ना। कौन कौन से 5 मेंबर इंक्लूड हुए वो आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से हैं? इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया और यूएई, बराबर ध्यान में रखना है। ओके, चलो चलो ओके। हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली यूनियन कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया एक ई समृद्धि पोर्टल, बराबर ना, एक तुवेर दाल प्रोक्योरमेंट पोर्टल लॉन्च किया गया है फार्मर्स के लिए, उनके बारे में बात करते हैं, बराबर ना। ओके। तो देखो न्यूज़पेपर के हेडलाइन भी आप देख सकते हो द हिंदू की, अमित शाह लॉन्चेस द पोर्टल फॉर द तुवेर दाल प्रोक्योरमेंट पोर्टल, बराबर ना। उसके बारे में बात करें, देखो अभी ये जो ई समृद्धि पोर्टल है ना फ्रेंड्स, वो डेवलप किया गया है नॉफेड के द्वारा, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नफेड, एंड नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये 2 संस्था के द्वारा इस पोर्टल को डेवलप किया गया है। पोर्टल का नाम है ई समृद्धि पोर्टल, बराबर ना। अभी इस पोर्टल के ऊपर क्या किया जाएगा? तो फार्मर्स को हेल्प मिलेगी, कैसे वो समझते हैं। देखो ई समृद्धि पोर्टल, बराबर, ये पोर्टल का अभी निर्माण किया गया है। ओके। अभी कैसे ये पोर्टल फार्मर्स को बेनिफिट करेगा? आपको पता ही है कि तुवेर दाल जो फार्मर प्रोड्यूस करता है उसको गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड करती है, बराबर ना। मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको पता ही है कि अगर मार्केट में फॉर एग्जांपल कोई व्यापारी
तुवेर दाल की सफिशेंट मात्रा में प्राइस प्रोवाइड नहीं करता फार्मर को, तो गवर्नमेंट फार्मर के पास से वो तुवेर दाल मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर से ले लेती है, बराबर ना, एमएसपी प्रोवाइड करके ले लेती है, बराबर ना। और एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना रखना होता है, वो एक फॉर्मूला सेट किया गया है कि फार्मर का जितना भी प्रोडक्शन कॉस्ट है, बराबर ना, उसमें 50% उसका प्रॉफिट मार्जिन रख के एक एमएसपी तैयार किया जाता है, और उसी एमएसपी के ऊपर गवर्नमेंट फार्मर के पास से चीज़ों को खरीद सकती है, बराबर ना। तो इतना तय है कि फार्मर अगर एमएसपी पे बेचेगा तो उसको 50% प्रॉफिट मिलेगा, बराबर ना। ओके, तो अगर उसको बाज़ार में से उतना सफिशेंट मात्रा में प्रॉफिट नहीं मिलता तो गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर सकता है, गवर्नमेंट को एमएसपी पे वो अपना सामान बेच सकता है, बराबर ना। ओके, तो अभी फार्मर डायरेक्टली गवर्नमेंट को अपने सामान को बेच सके, इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, ई समृद्धि पोर्टल, बराबर ना। किसके द्वारा बनाया गया है इस पोर्टल को? नफेड के द्वारा। नफेड, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कोऑपरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नफेड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फार्मर्स को मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, फार्मर्स को मार्केट प्रोवाइड करने के लिए ये संस्था का बहुत ही बड़ा रोल है, बराबर ना। तो फार्मर्स को कुछ नहीं करना है, ये ई समृद्धि पोर्टल जो नफेड के द्वारा बनाया गया है वहाँ में अपनी चीज़ों को अपलोड कर देना है कि भाई उसने 100 किलो तुवेर दाल प्रोड्यूस की है, वो ये प्राइस के ऊपर बेचना चाहता है, बराबर ना। अगर कोई व्यापारी फॉर एग्जांपल उसको सफिशिएंट प्राइस नहीं देता तो वहाँ से गवर्नमेंट उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड करके इस पोर्टल के ऊपर से उसका तुवेर दाल का ये जो प्रोड्यूस है वो ले सकता है, बराबर ना। ओके, तो अगर फॉर एग्जांपल कोई फार्मर को यहाँ पे अपनी चीज़ों को कैसे अपलोड करना है वो नहीं समझ में आता, तो वो पर्टिकुलर फार्मर उसके आसपास के जो पैक्स है, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जो पैक्स जो हर एक गांव के अंदर नॉर्मली एक पैक्स होती है, बराबर, वहाँ पे जाके भी अपना नाम रजिस्टर करवा सकता है, अपनी चीज़ों को रजिस्टर करवा सकता है, या तो फिर कोई उसके नज़दीक में जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, एफपीओज है, वहाँ पे भी अपने नाम को रजिस्टर करवा सकता है इस पोर्टल के ऊपर, बराबर ना। तो इस पोर्टल को स्पेसिफिकली तुवेर दाल के प्रोक्योरमेंट के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, बराबर। तो जैसे मैंने आपको बताया, तो पोर्टल विल बी इनेबल द फार्मर्स टू रजिस्टर देमसेल्स फॉर सेलिंग द कमोडिटी टू द नफेड एंड एनसीसीएफ एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस और द मार्केट प्राइस, बराबर ना, विच एवर इज़ हायर। और ये जो सपोर्ट दिया जाता है फार्मर को, बराबर ना, वो कौन सी स्कीम के अंडर में? प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड और प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंडर में ये दिया जाता है। अभी एक चीज़ और कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस फार्मर को दिया जाता है वो कौन सी स्कीम का पार्ट है? प्राइस सपोर्ट स्कीम का पार्ट है, बराबर ना। कि अगर कोई व्यापारी उसको सफिशिएंट मात्रा में प्राइस नहीं दे रहा तो गवर्नमेंट यहाँ पे उसको प्रोडक्शन कॉस्ट से 50% ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन रख के उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड कर रहा है, बराबर ना। और गवर्नमेंट के बिहाफ पे चीज़ों को खरीदता कौन है फार्मर के पास से? नफेड फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ऐसी संस्थाएं खरीदती है और वहाँ पे स्टोरेज करती है, बराबर ना, गवर्नमेंट के बिहाफ पे। ओके, ओके, हमारे नेक्स्ट में फ्रेंड्स का भी रिसेंटली इंडिया की तरह लॉन्च किया गया GSAT-20 सैटेलाइट ऑन SpaceX Falcon 9 रॉकेट, उसके बारे में बात करते हैं। तो इस न्यूज़ को डिटेल में समझते हैं। देखो फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो कॉमर्शियल आर्म है इसरो का, उसके द्वारा लॉन्च किया गया GSAT-20 की अगर बात करें, जिसका दूसरा नाम है GSAT-N2। इस रॉकेट को लॉन्च किया गया किसके द्वारा? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या है? तो कॉमर्शियल आर्म है किसका? इसरो का। और इस सैटेलाइट को कौन से रॉकेट के द्वारा, कौन सी कंपनी के द्वारा भेजा गया है? तो फाल्कन 9 रॉकेट, जो SpaceX का फाल्कन 9 रॉकेट है, बराबर ना, उसके द्वारा इस सैटेलाइट को भेजा गया है। GSAT-N2 इसरो के द्वारा डेवलप किया गया सैटेलाइट SpaceX के द्वारा लॉन्च किया गया है, ध्यान में रखना है, बराबर ना। SpaceX का कौन सा रॉकेट? फाल्कन 9 रॉकेट, बराबर ना, उसके द्वारा इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, राइट। और दिस विल बी द इसरोज फर्स्ट पार्टनरशिप विद द SpaceX टू लॉन्च द सैटेलाइट्स, बराबर ना। तो इसरो ने पहली बार SpaceX के साथ पार्टनरशिप करके यहाँ पे सैटेलाइट को लॉन्च करवाया है, बराबर ना। ओके, और ये जो GSAT-N2 है उसको स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है टू मीट द ब्रॉडबैंड
इन फ्लाइट एंड मैरीटाइम कनेक्टिविटी एंड सेल्युलर बैकहोल सर्विस नीड्स ऑफ रिमोट और अनकनेक्टेड रीजन्स। तो ये जो सैटेलाइट है ना, उसको एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए भेजा गया है। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा ये सैटेलाइट, कहाँ पे? तो इन फ्लाइट और मैरीटाइम कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, बराबर ना। जहाँ पे जिस रीजन के अंदर नॉर्मल सैटेलाइट्स के माध्यम से कनेक्टिविटी नहीं प्रोवाइड हो पा रही है, उसके लिए यहाँ पे स्पेसिफिकली ये सैटेलाइट भेजा गया है, बराबर ना। और वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यहाँ पे भेजा गया है, बराबर ना। ओके, कि इन फ्लाइट और मैरीटाइम कनेक्टिविटी प्रोवाइड करे, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करे, और जो रीजन के अंदर अनकनेक्टेड रीजन है वहाँ पे कनेक्शन प्रोवाइड करे, बराबर ना। ओके, अगर मैं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की बात करूँ तो ये जो इसरो का जो सब्सिडरी है, उसका काम ही ये है कि जो बिल्ड करती है, लॉन्च करती है, ओन करती है और ऑपरेट करती है सैटेलाइट्स को इन डिमांड ड्रिवन मोड। डिमांड ड्रिवन मोड का मतलब, जैसे यहाँ पे ये सैटेलाइट का मेन उद्देश्य क्या है? इन फ्लाइट कनेक्टिविटी और मैरीटाइम कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना, अनकनेक्टेड रीजन के अंदर कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना, बस वही काम करेगा और कुछ काम नहीं करेगा। तो ये डिमांड ड्रिवन मोड के ऊपर सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का काम कौन करता है? इसरो की तरफ से न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, बराबर ना। ओके, और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने पहली बार जो डिमांड ड्रिवन सैटेलाइट लॉन्च किया था वो GSAT-24 लॉन्च किया गया था जून 2022 के अंदर, और ये टाटा प्ले के लिए ये सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा, बराबर ना। और अभी ये उसका सेकेंड मिशन है, बराबर, GSAT-N2, बराबर ना। ओके, और फाल्कन 9 के ऊपर ये भेजा गया है। फाल्कन 9 स्पेसएक्स के द्वारा ये रॉकेट लॉन्च किया गया है। फाल्कन 9 रॉकेट दुनिया का एकमात्र रीयूजेबल रॉकेट है, बराबर ना। और बहुत ही सस्ते दर पे यहाँ पे सैटेलाइट को भेजा जा सकता है इस रॉकेट के माध्यम से, बराबर ना। ओके, अगर आपको आपके मन में एक प्रश्न होगा, सर, कि हमने इस सैटेलाइट को स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से क्यों लॉन्च किया? क्योंकि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, बराबर ना, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर मैं बात करूँ तो GSLV, हमारे पास जो जितने भी रॉकेट्स हैं उसमें से GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसके अंदर हम 2250 kg का पेलोड भेज सकते हैं टोटल मिला के। फिर LV-M3 जो हमारा रॉकेट है उसके अंदर हम 4000 kg का पेलोड भेज सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ PSLV की बात करूँ तो PSLV के अंदर भी हम अप्रोक्सीमेटली 5000 kg के आसपास पेलोड भेज सकते हैं, बराबर ना। ओके, लेकिन ये जो पेलोड है GSAT-N2, उसका वेट देखो कितना है, 4700 kg का वेट है, बराबर ना। ओके, तो अभी आपके माइंड में प्रश्न आएगा कि सर, कि हमने ये सैटेलाइट को स्पेसएक्स के रॉकेट के माध्यम से क्यों भेजा, हमने हमारे रॉकेट्स का यूज़ क्यों नहीं किया, GSLV, PSLV, राइट। तो यहाँ पे जो हमारे जो रॉकेट्स हैं उनकी जो कैपेसिटी है मैक्सिमम आप देख सकते हो कि 2250 kg है। जो GSLV रॉकेट की जो मैक्सिमम पेलोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, 2250 kg। और आप ये GSAT-N2 जो पेलोड है उसका वेट कितना है, 4700 kg। इसके लिए यहाँ पे उसको स्पेसएक्स के फाल्कन 9 के माध्यम से लॉन्च किया गया है, क्योंकि उसकी जो पेलोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, 8300 kg है, बराबर ना। तो ये एक मेन रीज़न है, राइट। अगर मैं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की बात करूँ तो इज ए होली ओन गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज कंपनी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। और उसके CMD कौन है, राधाकृष्ण दुरईराज, बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर उसका हेडक्वार्टर है। और 2019 के अंदर इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया है, बराबर ना, राइट। तो ये इसरो का कॉमर्शियल आर्म है, बराबर ना, राइट। उसका मेन ऑब्जेक्टिव है डिमांड ड्रिवन सैटेलाइट्स को लॉन्च करना, उसको ऑपरेट करना, उसको ओन करना, बराबर। ओके, ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि इंडियाज़ GDP ग्रोथ टैग्ड एट 7.3% फॉर फाइनेंशियल 2024। और ये गवर्नमेंट का फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट है जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, NSO के द्वारा। इस न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि ये जो एस्टिमेशन किया गया है वो किसके द्वारा अनाउंस किया गया है, NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये वही संस्था है जो GDP का कैलकुलेशन करती है, ये वही संस्था है जो इन्फ्लेशन के बारे में डेटा स्टोर करती है, और ये वही संस्था है जो पॉपुलेशन की गिनती करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है और उसके द्वारा ये रिपोर्ट लॉन्च किया गया है। इसके लिए हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके बारे में बात करते हैं।
यस, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस क्या कह रही है कि जो भारत का जीडीपी ग्रोथ रहेगा फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर, फाइनेंशियल 2024 का मतलब क्या हो गया, 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक का ये डेटा, बराबर ना, ये एस्टिमेशन एक प्रोजेक्शन किया जा रहा है कि भारत का जीडीपी ग्रोथ 7.3% रहेगा फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर। ये कौन बोल रहा है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बोल रही है, ये संस्था जो जीडीपी की कैलकुलेशन करती है, बराबर ना। ओके, जीडीपी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नाम से ही पता चलता है कि देश के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे फिर वो सर्विस सेक्टर का हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हो, लेकिन वो देश का होना चाहिए, देश के अंदर होना चाहिए उसका प्रोडक्शन। तो देश के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो सभी चीज़ों की मार्केट वैल्यू को बोलते हैं जीडीपी, राइट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बराबर ना। तो जीडीपी दो टाइप के होते हैं, नॉमिनल जीडीपी होते हैं और रियल जीडीपी। जीडीपी दो टाइप की होती है, एक तो नॉमिनल जीडीपी और एक होती है रियल जीडीपी, रियल जीडीपी, बराबर ना। ओके ओके, अगर मैं रियल जीडीपी की बात करूँ ना फ्रेंड्स, रियल जीडीपी, तो रियल जीडीपी कांस्टेंट प्राइस के ऊपर मेज़र किया जाता है और नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइस के ऊपर मेज़र किया जाता है, बराबर ना। ओके, नॉमिनल जीडीपी कांस्टेंट प्राइस के ऊपर, सॉरी, रियल जीडीपी कांस्टेंट प्राइस के ऊपर मेजर किया जाता है। ये कांस्टेंट प्राइस कब डिसाइड की गई थी, 2011-12 के अंदर। तो 2011-12 में जो प्राइस थी, बराबर ना, वो प्राइस को बेस प्राइस माना गया है और उस बेस प्राइस के ऊपर जीडीपी ग्रोथ हर साल मेजर किया जाता है, बराबर ना। ओके, फॉर एग्जांपल 2011-12 के अंदर अगर मैं बात करूं कि 2011-12 की बात कर रहा हूं, 1 kg ओनियन की प्राइस फॉर एग्जांपल 50 रुपये थी। कितने रुपये थी, 50 रुपये, बराबर। 1 kg ओनियन की प्राइस फॉर एग्जांपल 2011-12 की अगर मैं बात करूँ तो, बराबर ना। और वही 1 kg ओनियन की प्राइस, बराबर, अभी फॉर एग्जांपल 100 kg है, अरे 1 kg की प्राइस कितनी है, 100 रुपीज़ है, बराबर ना। ओके, तो मुझे बताओ 2011-12 में अगर मैं उस टाइम के प्राइस की बात करूँ तो उसके हिसाब से 1 kg ओनियन ने जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन किया था, 50 रुपये का। और वही 1 kg ओनियन ने अभी के प्राइस के मुताबिक जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन किया गया है उसके द्वारा, 100 रुपीज़ का। तो क्या ओनियन का प्रोडक्शन बढ़ा, ओनियन तो यहाँ पे भी 1 kg था और यहाँ पे भी 1 kg है, ओनियन का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, क्या बढ़ा है, इन्फ्लेशन बढ़ा है, इसकी वजह से जीडीपी का ग्रोथ आ रहा है। तो जो मैं जीडीपी करंट प्राइस पे जब मेज़र करता हूँ ना, करंट प्राइस के ऊपर, तो वहाँ पे इन्फ्लेशन की इफेक्ट को इग्नोर नहीं किया जाता, राइट ना। ये जो जीडीपी का ग्रोथ हुआ है 2011-12 में, जो जीडीपी में 50 रुपये का कंट्रीब्यूशन हो रहा था ओनियन के द्वारा, और वही ओनियन के द्वारा उतने ही प्रोडक्शन में जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है, 100 रुपये का, ये बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन ग्रोथ हो रहा है। इन्फ्लेशन की वजह से जीडीपी का ग्रोथ हुआ है, देश ने कोई तरक्की नहीं की है, समझ में आया। इसके लिए देश का रियल सही मायनों में देश का अगर आपको ग्रोथ मेजर करना है तो आप कौन सा जीडीपी ध्यान में लेते हो, रियल जीडीपी ध्यान में लेते हैं। ओके, रियल जीडीपी ध्यान में लेते हैं, क्योंकि रियल जीडीपी कैसे ध्यान में लेते हैं कि 2011-12 में 1 kg ओनियन का प्राइस कितना था, 50। 1 kg ओनियन का प्राइस कितना था, 50 रुपया, मतलब ओनियन के द्वारा जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन किया गया, 50 रुपया। अभी अगर ओनियन के द्वारा अभी 100 रुपये का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, मतलब ओनियन का प्रोडक्शन कितना केजी हो गया है, 2 kg, क्योंकि प्राइस तो कौन सी मेज़र करनी है, कौन सी लेनी है, 50 रुपया पर केजी ही लेनी है। तो अगर अभी ओनियन 100 kg का कंट्रीब्यूशन दे रहा है जीडीपी, मतलब उसका प्रोडक्शन कितना हुआ है, 2 kg, तो अभी देश ने सही मात्रा में तरक्की की है, राइट ना। तो जीडीपी दो तरीके से मेजर किए जाते हैं, कांस्टेंट प्राइस के ऊपर, मतलब 2011-12 में जो प्राइस थी उसके ऊपर, राइट, जिसको हम रियल जीडीपी बोलते हैं, और करंट प्राइस के ऊपर, मतलब जो अभी की प्राइस है उसके ऊपर, जिसको हम नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। तो अगर आपको सही मायनों में अगर देश का ग्रोथ मेजर करना है तो हम हमेशा किसको ध्यान में रखते हैं, रियल जीडीपी, क्योंकि उस पर इन्फ्लेशन को इग्नोर किया जाता है, बराबर ना। ओके, राइट। ओके, तो अगर हम कांस्टेंट प्राइस के ऊपर, मतलब रियल जीडीपी की अगर बात करें तो देश ने 7.3% ग्रोथ किया है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, बराबर। फाइनेंशियल 2024 के अंदर इतना एस्टिमेशन लगाया जा रहा है एनएसओ के द्वारा। और अगर मैं बात करूँ नॉमिनल जीडीपी की बात करूँ करंट प्राइस के ऊपर, तो देश ने
देश ने 8.9% तरक्की करेगा देश फाइनेंस 2024 के अंदर, ऐसा प्रोजेक्शन किया जा रहा है। एक्चुअल में लास्ट ईयर जो नॉमिनल जीडीपी था करंट प्राइस के ऊपर, उसमें 16.1% ग्रोथ देखने को मिला था, लेकिन इस बार कम देखने को मिलेगा ग्रोथ, ऐसा एस्टिमेशन लगाया जा रहा है, बराबर ना। ओके राइट। तो आई थिंक आपको इसके अंदर दोनों ये दो टर्म के अंदर समझ में आना चाहिए। रियल जीडीपी क्या होता है, कांस्टेंट प्राइस के ऊपर जो मेजर किया जाता है उसको रियल जीडीपी बोलते हैं, और करंट प्राइस के ऊपर जो मेजर किया जाता है उसको नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। ओके चलो ओके। और ये जो संस्था है एनएसओ, वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में काम करती है। और उसके जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, इंडिपेंडेंट चार्ज, मतलब उनके ऊपर कोई मिनिस्टर नहीं है, राव इंद्रजीत सिंह, और सेक्रेटरी है डॉक्टर जीपी सामंता, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली इसरो के द्वारा इंडिया का फर्स्ट सन मिशन लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है आदित्य L1, और इस मिशन को सक्सेसफुली ऑर्बिट के अंदर, फाइनल ऑर्बिट के अंदर इंजेक्ट किया गया है। इसके लिए वो रिसेंट न्यूज़ में है, तो इसके बारे में बात करते हैं। ओके न्यूज़ क्या है कि इसरो ने अभी सक्सेसफुली इंजेक्ट किया है आदित्य L1 इनटू द हेलो ऑर्बिट अराउंड द लैग्रेंज पॉइंट 1 L1। अभी ये पूरा जो हेडलाइन है वो आपको समझना है, राइट। तो सबसे पहले तो आदित्य L1 मिशन इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था सन को ऑब्जर्व करने के लिए, और इसको हमने सक्सेसफुली इंजेक्ट कर दिया है हेलो ऑर्बिट के अंदर। और ये हेलो ऑर्बिट कहाँ पे है, लैग्रेंज पॉइंट L1 के आसपास है ये, बराबर ना। तो इसके बारे में देखते हैं, राइट। चलो ओके। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ, आपको पता ही होगा वैसे कि सन और अर्थ, सन एक स्टार है और अर्थ एक प्लेनेट है, ग्रह है। अगर मैं ब्रह्मांड की बात करूं फ्रेंड्स, तो जो चीज़ अपनी ही एनर्जी से चलती है उसको बोलते हैं स्टार, और जो चीज़ दूसरे की एनर्जी से चलती है उसको बोलते हैं प्लेनेट, राइट। ओके तो सन की खुद की एनर्जी है, राइट, इसके लिए उसको बोलते हैं स्टार। और अर्थ की खुद की एनर्जी नहीं है, वो खुद एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहा, वो सन की एनर्जी से चलता है, मतलब वो प्लेनेट है, राइट ना। तो यहाँ पे सन मतलब एक स्टार हो गया, अर्थ मतलब एक प्लेनेट हो गया, राइट। ओके ओके। और जो सन के ऑब्जर्वेशन के लिए हमने जो सैटेलाइट भेजा है वो ऐसा दिख रहा है। ये आदित्य L1 मिशन के द्वारा जो हमने सैटेलाइट भेजा है, बराबर ना, वो एक ऐसा दिख रहा है। ये भारत के द्वारा पहला मिशन है जो हमने सन के ऑब्जर्वेशन के लिए लॉन्च किया है, बराबर। इसके लिए हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके ओके ओके। अभी इस मिशन को हमने क्यों लॉन्च किया है, तो इस मिशन को लॉन्च किया है सोलर फ्लेयर्स को स्टडी करने के लिए। सोलर फ्लेयर्स को स्टडी करने के लिए आप देख सकते हो ये सन है, ये जो आपको दिख रहा है ना येलो कलर के स्पॉट्स, वो होते हैं सोलर फ्लेयर्स, बराबर ना। तो ये सोलर फ्लेयर्स है ना, वो सन में से निकल के इतना ट्रैवल करके वो पृथ्वी पे आ जाता है कभी कभार, बराबर, पृथ्वी के वातावरण के आसपास आ जाते हैं। और ये वातावरण के आसपास आ जाते हैं, पृथ्वी के आसपास, पृथ्वी के ऑर्बिट के आसपास आ जाते हैं। इसकी मदद से क्या हो रहा है कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ना हमारा, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऐसे पास्ट में बहुत सारे एक्सपीरियंस मिले हैं कि सोलर फ्लेयर्स की वजह से, सोलर फ्लेयर्स जो सन से पृथ्वी की तरफ आते हैं उनकी वजह से जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, मेरा सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए जो हमने सैटेलाइट्स रखे हैं स्पेस के अंदर, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो जाता है, बराबर ना। तो इसके लिए सोलर फ्लेयर्स का बिहेवियर जानने के लिए, उसके ऊपर कंटिन्यूसली ऑब्जर्वेशन करने के लिए ये मिशन काम करेगा, आदित्य L1 मिशन, बराबर ना। ओके तो जो कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाती है सोलर फ्लेयर्स की वजह से, हमको उनके ऊपर कंटिन्यूसली स्टडी करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, इसके लिए मिशन को लॉन्च किया गया है, बराबर ना। ओके ओके। और ये जो आदित्य L1 मिशन में जो हम सैटेलाइट भेज रहे हैं, बराबर ना, वो कहाँ पे उसका ऑर्बिट रहेगा, तो जो लैग्रेंज पॉइंट L1 है ना, लैग्रेंज पॉइंट L1, उस पॉइंट के ऊपर ये मिशन को सेट किया जाएगा ताकि हम सन के ऊपर कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर सके। अभी देखो सन और अर्थ के
सिस्टम के अंदर टोटल 4 लैग्रेंजियन पॉइंट है। लैग्रेंजियन पॉइंट L1, L2, L3 और L4। ये लैग्रेंजियन पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? ये L1, L2, L3, L4 क्या है? तो ये सन और पृथ्वी के बीच में एक ऐसे पॉइंट है कि जहाँ पे ना तो सन का और ना तो अर्थ का गुरुत्वाकर्षण बल का कोई इफेक्ट क्रिएट नहीं होता। मतलब एक पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे बैलेंस होता है। मतलब यहाँ पे अगर मैं कोई चीज़ को रखूँ ना तो वो अर्थ की तरफ जाएगा ना तो वो सन की तरफ जाएगा, बराबर ना। इसके लिए यहाँ पे L1 पॉइंट को लैग्रेंजियन पॉइंट L1 को इस मिशन के लिए सूटेबल माना गया है, बराबर ना। ताकि अगर हम सैटेलाइट को इस पॉइंट पे रखें तो ना तो वो अर्थ की तरफ जाए ना तो वो सन की तरफ जाए, वो एक अपनी भ्रमण कक्षा में कांस्टेंट अपना काम करता रहे। इसके लिए यहाँ पे उनको L1 पॉइंट के ऊपर रखा गया है, बराबर। और ये जो L1 लैग्रेंजियन पॉइंट का जो वो ऑर्बिट है उसको बोला गया है हेलो ऑर्बिट। क्या बोला गया है? हेलो ऑर्बिट, बराबर ना। तो ये हेलो ऑर्बिट के अंदर इस मिशन को रखा गया है, सैटेलाइट को रखा गया है। ये हेलो ऑर्बिट किसका ऑर्बिट है? लैग्रेंजियन पॉइंट L1 का ऑर्बिट है, सन के आसपास का, बराबर ना। ये एक ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पे सन और अर्थ दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस हो जाते हैं, राइट। ओके। और टोटल 5 लैग्रेंजियन पॉइंट है, बराबर ना। मैंने आपको 4 बोला लेकिन टोटल कितने हैं? 5 लैग्रेंजियन पॉइंट है सन और अर्थ के बीच में, बराबर ना। ओके। और उसमें से लैग्रेंजियन पॉइंट L1 जो पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, इस पॉइंट पे ये सैटेलाइट को रखा जाएगा, बराबर ना। ओके। और अगर मैं बात करूँ अर्थ और सन के बीच में टोटल कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है? 150 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस है। और उसका मात्र 1% डिस्टेंस के ऊपर हमने इस सैटेलाइट को रखा है, बराबर ना। ओके। और ये टोटल अर्थ और सन के बीच में 150 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस है और हमने इस सैटेलाइट को कहाँ पे रखना है? 1.5 मिलियन किलोमीटर, मतलब मात्र 1% डिस्टेंस के ऊपर हमने इस सैटेलाइट को रखा है और हमको वहाँ से उसके फ्लेयर्स के ऊपर स्टडी करना है। सिंपल। समझ में आ रहा है कि नहीं? राइट। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके। कि अगर मैं आदित्य L1 मिशन की कॉस्टिंग की बात करूँ, टोटल 400 करोड़ के अंदर हमने इस मिशन को कंप्लीट किया है। और आदित्य L1 मिशन को कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था 2008 के अंदर, जनवरी 2008 के अंदर एडवाइजरी कमेटी फॉर द स्पेस साइंस के द्वारा, और अभी उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और टोटल 4 पेलोड इस मिशन के अंदर हम भेजेंगे। विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ VELC, सोलेक्स सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, पापा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर द आदित्य, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर हेलोस, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप शूट, और आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एस्पेक्ट्स। ये 5 पेलोड हम इस मिशन के द्वारा भेजने वाला है, बराबर ना। ओके। ओके। और ये जो मिशन वो कौन लॉन्च कर रहा है, किसने लॉन्च किया है? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसरो की अगर हम बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में काम करती है, उसके चेयरमैन है S सोमनाथ, हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर, और 1969 के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया, बराबर ना। ओके। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके। तो आई थिंक फ्रेंड्स आज की सभी न्यूज़ के अंदर आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।